बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है उस पर बात करेंगे। अगले वीडियो में हमने कहानी टॉपिक पे बात किया था। आज हम नाटक शुरू करेंगे। ठीक है, नाटक ये किताब बहुत ही अच्छी है जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है, पतली सी है। इसको आप जरूर से पढ़िए और इसमें इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक दिए हैं। कोई फालतू की चीज़ इसमें नहीं दिया है, बस मेन दिया है, शॉर्टकट में है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको आप ज़रूर से पढ़िए। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं। इस पे हमने और भी लेक्चर तैयार किए हैं, आगे पूरी किताब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाटक हास्य रचनाकार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर डेली ऐसे ही पुस्तक पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, हास्य रचनाकार जीपी श्रीवास्तव नाटकों के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे जिनमें से दुमदार आदमी अधिक प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है ये भी, दुमदार आदमी अधिक प्रसिद्ध है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 के बाद प्रगतिशील रचनाकारों का ध्यान नाटकों की ओर भी गया। 1939 के आसपास जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई। 1939 के आसपास जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई। इसमें अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मी शामिल हुए। यह जन नाट्य संघ अपने आप को जन क्रांति से जोड़ता था। इसने अनेक भारतीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कराया और मौलिक नाटकों की रचना को भी प्रेरित किया। बलराज साहनी के नाटक मशाल और जादू इम्पोर्टेंट है। बलराज साहनी का नाटक है मशाल और जादू। जादू का कुर्सी बलराज साहनी का है। मशाल और जादू का कुर्सी ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ, अश्क का तूफान से पहले, उपेंद्र नाथ अश्क का तूफान से पहले और शील के नाटक हैं बेकारी संघर्ष तथा किसान जन नाट्य संघ द्वारा मंचित किए गए हैं। आगे समालोचना। गद्य साहित्य के प्रसार के द्वितीय उत्थान 1893-1918 के अंतर्गत समालोचना के विकास पर विचार करते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल का कथन है समालोचना पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही है। भाषा के गुण दोष रस अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म विच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन था। समालोचना पर कहने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्ल जी की दृष्टि से सही आलोचना पद्धति कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद या विश्लेषण विभाजन है। वे वस्तुतः अपनी समालोचना पद्धति की ही विशेषता बता रहे हैं। समालोचक कवि की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने वाली सामाजिक चेतना तथा बाह्य परिस्थितियों के साथ साथ रचनाकार के मनोजगत की परीक्षा भी करता चलेगा और यह देखेगा कि यह सब कब उसकी रचना पर कहाँ और कैसे दिखाई पड़ता है। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम देखेंगे। 1884 इनका समय है, 1941। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुण दोष कथन की रूढ़ियों से उठाकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने भारी तैयारी की, जिसमें शब्दकोश हिंदी शब्दसागर का निर्माण करने की प्रक्रिया में वे हिंदी भाषा और स्वरूप के मर्मज्ञ बने।
हिंदी शब्द सागर का निर्माण। उसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में लिखा। यहाँ से यही तो फायदा हमें पुस्तक पढ़ना। देखिए यहाँ 20 से ही क्वेश्चन बनता है। सभी लोग सोचेंगे कहाँ से आ गया, तो ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पुस्तक के अंदर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए पूछ सकता है हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में लिखा। विवादित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका। मनोविकार संबंधी निबंध लेखन मानव मन के जानने की प्रक्रिया है, जिनसे रामचंद्र शुक्ल ने कवि की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। मनोविकारों के अध्ययन के ही आधार पर उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विचार किया। अपने पर्यवेक्षण और अध्ययन के निष्कर्षों पर उन्हें बहुत भरोसा रहता था। प्राचीन नवीन किसी से भी अभिभूत होना उनके स्वभाव में नहीं था। आगे है शुक्ल जी के चिंतन को प्रभावित करने में जर्मनी के प्राणीशास्त्री हेकल की एक पुस्तक का भी हाथ मालूम पड़ता है। शुक्ल जी ने इसका अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया। हेकल की पुस्तक का अनुवाद इन्होंने विश्व प्रपंच नाम से किया। यह आधि भौतिक विचारों का प्रतिपादक ग्रंथ है। शुक्ल जी इन अनुवाद के लिए लगभग 150 पृष्ठों की लंबी भूमिका भी लिखी है। 150 पृष्ठों की। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी ने विज्ञान की पर्याप्त जानकारी करके वैज्ञानिकता अर्जित की। इस अर्जित युग बोध का उपयोग उन्होंने समालोचना में किया। आधुनिक दृष्टि हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, मनोविकार का विश्लेषण और देश प्रेम सब उनकी युगांतरकारी समालोचना क्षमता में घुले मिले हैं। आगे हैं शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना में प्रमुखता 2 काम किए हैं। एक, प्राचीन काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या करके उसे फिर से रचनात्मकता के लिए संदर्भवान बनाया। दूसरा, जिस तरह उन्होंने काव्यशास्त्र का वर्तमान बोध एवं साहित्यता के लिए संदर्भवान बनाया, उसी प्रकार प्राचीन साहित्य को वर्तमान बोध एवं साहित्यता के लिए जिस अर्थ विस्तार को आलोचना का वास्तविक कार्य कहा जाता है, वह शुक्ल जी ने अनेक कवियों विशेषतः जायसी, तुलसी और सूरदास की समीक्षा के माध्यम से किया। यहाँ पे ये वाला पूछा जाता है सूर, तुलसी, जायसी। वे विश्लेषण विवेचन के उपरांत विवेच्य रचनाकार की उस विशेषता को ढूंढ लेते हैं जो अन्य से उसे अलग विशिष्ट बनाती है। उन्होंने तुलसी को लोक मंगल का, इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तुलसी को क्या माना है। उन्होंने तुलसी को लोक मंगल का, सूर्य को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। तीनों लोग इंपॉर्टेंट है, तीनों लोग को क्या क्या माने हैं एक क्वेश्चन पूछा गया है। तुलसी को लोक मंगल, सूर्य को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा। तुलसी और सूर्य पहले से ही लोकप्रिय थे। शुक्ल जी ने उनके काव्योत्कर्ष को परीक्षित और प्रमाणित किया। दूसरे, अपनी व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में उन्होंने अनेक आलोचना संबंधी अवधारणात्मक पदों को नई अर्थवत्ता से युक्त किया तथा अनेक अवधारणात्मक पदों का निर्माण किया। रस, आनंद, करुणा जैसे शब्दों में उन्होंने नई अर्थवत्ता भरी। लोकमंगल, काव्य सौंदर्य, गल्प, प्रबंध, प्रसंग, गर्भत्व, शील दशा जैसे पदों का निर्माण किया। इंद्रिय बोध, संवेदना, विचार, वासना, संस्कार, भाव आदि पर मौलिक विचार करके हिंदी काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव रखी। समकालीन साहित्य को वे देखने परखने के बाद ही स्वीकार करते हैं। आगे समकालीन काव्य धारा में श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदतावाद को वे हिंदी का अपना बनाया हुआ मार्ग समझते थे। छायावाद को वे रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति और चित्रात्मक भाषा शैली तथा लक्षणा का प्रगल्भ
विकास मानते थे। छायावादी प्रबंध काव्यों द्वारा उनकी भावभूमि विस्तार का स्वागत करते हैं। छायावादी कवियों में पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। छायावादी कवियों में शुक्ल जी को पंत सर्वाधिक प्रिय थे। वे यूरोपीय साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। अपने लेखन में उन्होंने समकालीन विदेशी साहित्य पर निहायत आत्मविश्वास परक एवं विश्वसनीय टिप्पणी की है। आगे हैं, शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। वे काव्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को अनावश्यक एवं हानिकारक समझते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र उनका सुदृढ़ दुर्ग है। उनके सैद्धांतिक निष्कर्मों से मतभेद हो सकता है, किंतु उनकी व्यवहारिक आलोचना परम विश्वसनीय होती है। काव्य में उनके आदर्श रचनाकार वाल्मीकि और तुलसी हैं। काव्य में उनके आदर्श कौन है? रचनाकार वाल्मीकि और तुलसी हैं। कहीं कहीं सामाजिक मर्यादा प्रियता उनके काव्यालोचन में बाधक भी हुई है। इसी के चलते वे कबीर के काव्योत्कर्ष की पूरी पहचान नहीं कर पाए। शुक्ल जी के सभी निबंध चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको आप कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। शुक्ल जी के सभी निबंध चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित हैं। कितने भागों में चिंतामणि? 3 भागों में संकलित है। आगे हैं पंडित नंदुलारे बाजपेयी। 1906 इनका समय है। 1968 शुक्लोत्तर समालोचकों ने शुक्ल जी का महत्व स्वीकार करते हुए भी उनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद प्रकट किया है। पंडित नंदुलारे बाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में, नंदुलारे बाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में शुक्ल जी के छायावाद रहस्यवाद विषयक विचारों की आलोचना की। बाजपेयी जी के अनुसार स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद की कन कौवे से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। बाजपेयी जी का विचार है कि वह मनुष्य के अध्यात्म पक्ष का संपूर्ण निरूपण इस प्रकार की कविता की सीमा के अंतर्गत है। रहस्यवाद को कविता के क्षेत्र में खारिज नहीं किया कर सकते। वे छायावाद के प्रारंभिक और समर्थ समर्थक थे। उन्होंने छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष को स्वीकार करते हुए भी यह प्रकट किया है कि छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उन्होंने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा। बाजपेयी जी मध्यकालीन साहित्य के भी जानकार थे। उन्होंने सूरदास पर भी पुस्तक लिखी है। यद्यपि उनका आलोचनात्मक योगदान आधुनिक काल की ही समीक्षा में है। उन्होंने मैथिली शरणगुप्त, रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसाद आदि पर जो निबंध लिखे हैं वे अपनी सूक्ष्मदर्शिता में बेजोड़ है। रत्नाकर पर लिखते हुए उन्होंने कहा है, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, नंदुलारे बाजपेयी का कथन है, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद शब्द मैत्री अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं है। अतः वह पृष्ठपेषण है। जो काव्य अनिवार्य नहीं है उसे महान नहीं कह सकते। नंदुलारे बाजपेयी का कथन है। बाजपेयी की समकालीन सृजना के लिए समाजवादी विचारों को अनिवार्य मानते हैं। अगले कवि हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है 1907-1979। 1907-1979 पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। शुक्ल जी के जीवन काल में ही 1940 में निकली उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है कबीर 1942 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942 में प्रकाशित हुई। दोनों में शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया है। इस पुस्तक में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया है। शुक्ल जी ने भक्ति के उद्भाव
को भारत पर इस्लाम की विजय से जोड़ा था। उनके अनुसार हिंदू जाति निराशा के कारण भगवान की भक्ति करने लगी। द्विवेदी जी ने भक्ति का सामाजिक ऐतिहासिक आधार, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का आधार का उद्भव भारत पर इस्लाम की विजय से जोड़ा था। हिंदू जात की निराशा के कारण भगवान की भक्ति करने लगे, जबकि द्विवेदी जी ने भक्ति का सामाजिक ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि यदि इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का अधिकांश भाग वैसा ही रहता। इंपॉर्टेंट कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यदि इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का अधिकांश भाग वैसा ही रहता। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लोक चिंता के संदर्भ में देखने का प्रस्ताव किया और भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। उन्होंने वैदिक मत के समांतर विकसित प्रवाहित लोक धारा के ही भी महत्व को समझाने का उद्यम किया है। आगे है, शुक्ल जी कबीर की प्रतिभा के कायल तो थे, लेकिन उनके काव्य की मार्मिकता के बारे में प्रायः मौन थे। वे निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रय धारा को लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे। निर्गुण पंथ पर हठयोग और उसकी रहस्यात्मक अंतःसाधना उलटवासी शुक्ल जी की रुचि की नहीं थी। सवर्ण समाज से उपेक्षित और तिरस्कृत अवर्णों की विचारधारा और उनकी भावना सवर्ण विचारधारा से भिन्न होगी, इसे शुक्ल जी ने नहीं समझा। इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर की जुलाहा जाति वर्ण व्यवस्था के प्रति उनके विद्रोह आक्रोश को समझाने की आवश्यकता पड़ी। द्विवेदी जी ने कबीर को साहित्यिक भूमि पर नए सिरे से प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी जी की पहली किताब सूरदास पर थी। द्विवेदी जी की पहली किताब सूरदास जी पर थी, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम की अलौकिकता का सहृदयता की व्याख्या की। शुक्ल जी कबीर की प्रतिभा के कायल तो थे, लेकिन उनके काव्य की मार्मिकता के बारे में मौन थे। अल्लाह हो गया था। द्विवेदी जी हिंदी के अलावा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बंगला के भी मर्मज्ञ विद्वान थे। कालिदास उनके प्रिय कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन थे? कालिदास। उन्होंने कालिदास पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी है, जिसमें कालिदास की रचना प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। द्विवेदी जी ने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की ही सहायता से कालिदास की कविता की व्याख्या की है और अनेक गुत्थियां सुलझाई हैं। इस तरह इन शब्दों को अवधारणात्मक पदों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। द्विवेदी जी सामाजिक विचारों को भारतीयता का विरोधी नहीं मानते, वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं, इसीलिए वे मानवतावादी समालोचक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी समालोचक थे। अगले कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनका समय 1915 से 2000। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत 1938। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत 1938 शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी। उन्होंने छायावाद की तकनीक पर विचार करने के लिए इस पुस्तक की प्रशंसा की थी। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। इंपॉर्टेंट है, ये वाली पंक्ति पूछी जाती है। छायावाद स्थूल के प्रति छायावाद सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा और उसे केवल शैली मानना उचित नहीं समझा। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत एक अध्ययन 1939 में लिखा। ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र का है 1939। इन दोनों पुस्तकों में पंत और मैथिली शरण गुप्त के काव्य की साहित्यता के साथ समीक्षा की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में विचारों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनके इंद्रिय बोध की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को
जीवनवादी काव्य कहा है। आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल पर अनुसंधान किया और रस सिद्धांत पर ग्रंथ लिखा। उन्होंने कामायनी, उर्वशी एवं महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन तथा नरेंद्र शर्मा की कृतियों पर भी आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। शुक्ला अनुवर्ती आलोचकों में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल उल्लेखनीय हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है बिहारी की वाग विभूति, 1936, स्वाधीनता के पूर्व निकल चुकी थी। इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक बिहारी की वाग विभूति, 1936। उनका काम विशेषतः संपादन और टीका के क्षेत्र में रहा है। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने रत्नाकर 1935 और केशव 1936 पर उल्लेखनीय कार्य किया है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी काव्योचित भाषा में आलोचना लिखते थे। उन्हें प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। प्रसाद निराला, पंत महादेवी वर्मा आदि ने भी अनेक लेखकों के माध्यम से काव्यालोचना करके हिंदी समीक्षा को समृद्ध किया है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का उदय हुआ। 1937 के विशाल भारत में शिवदान सिंह चौहान का भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी साहित्य की पड़ताल की गई है और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील साहित्य की रचना की आवश्यकता बताई गई है। इस प्रकार मार्क्सवादी आलोचना का उदय 1940 के पूर्व हो चुका था। प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस धारा को आगे बढ़ाया। प्रारंभ में मार्क्सवादी आलोचना एक प्रकार से निषेधात्मक एवं अतीत विरोधी और भावना से ग्रस्त थी। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचकों के दल में बाद में आए। भारतेंदु निराला और प्रेमचंद पर उनकी पुस्तकें स्वतंत्रता के पूर्व ही आ चुकी थी, किंतु उनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक लेखन बाद में सामने आया। आगे है काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ ही पाठ्यपुस्तकीय आलोचना का, जिसे अब प्राध्यापकीय आलोचना कहते हैं, उदय हुआ। अब क्या कहते हैं? प्राध्यापकीय आलोचना उदय हुआ। इसके प्रवर्तक बाबू श्याम सुंदर दास थे। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाषा विज्ञान आदि नए विषयों पर पुस्तकें लिखी या तैयार करवाई। साहित्यालोचन सैद्धांतिक समालोचना का ग्रंथ है। साहित्यालोचन सैद्धांतिक समालोचना का ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्यालोचना का सुलभ संग्रह है। आगे चलकर इस दिशा में लेखन करने वाले बाबू गुलाब राय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालयों की और हिंदी विभागों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ऐसे कार्य के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हमने नंदुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल सभी को देख लिया नाटक में। अब हम कविता पर बात कल करेंगे, क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, इसलिए आज नहीं कल हम यहाँ कविता पर बात करेंगे, ठीक है। और आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आप सब पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूं और सुधार कर सकूं, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।